हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसकी आज हम लोग सुपर शॉर्ट बनाएंगे और इसके अंदर मैंने आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, ताकि आपको इस एक वीडियो को देखने के बाद बाकी किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता महसूस ना हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए बिना समय गवाए जो वीडियो है उसको यानी क्लास है उसको आज शुरू करते हैं। तो यहां पर क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर जो 2 है वो है पॉलिनोमियल्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि पॉलिनोमियल क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो एक होल नंबर होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी अब अगर आपको यह नहीं मालूम है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका वेरिएबल्स और जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है उनका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ है कि x+2, 2x² + 5x+3, ऑल दीज आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, ये डिपेंड करेगा उसके अंदर यूज्ड जो वेरिएबल है उसकी पावर पर। अगर उसकी पावर होल नंबर है तो देन वो एक पॉलिनोमियल है, और अगर उसकी पावर होल नंबर नहीं है तो वो एक जो पॉलिनोमियल है वो नहीं है। तो जैसे हमने यहां पर देखा, यहां पर आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, x+2, यहां पर x हमारा वेरिएबल है और इसकी पावर जो है वो 1 है, और 1 एक होल नंबर है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही यहां पर अगर हम देखें, दूसरा हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और यहां पर वेरिएबल की पावर यहां पर 2, यहां पर 1, और 2 और 1 दोनों के दोनों आपके क्या है, होल नंबर हैं। अगर आप होल नंबर नहीं जानते हैं बच्चों, तो होल नंबर का मतलब होता है 0, 1, 2, 3। यानी नेचुरल नंबर में अगर आप उसके नेचुरल नंबर के कलेक्शन में अगर आप 0 को इंक्लूड करते हैं तो वो जो नया कलेक्शन बनकर आएगा वो होगा आपका होल नंबर का कलेक्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां पर भी दोनों की जो पावर है यानी एक्सपोनेंट है वो क्या है आपकी, वो है आपका एक होल नंबर। इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो एक होल नंबर है, तो देन हम उसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, चलो, तो आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब आता है, यहां पर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। ये है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। यानी एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। जैसे अगर मैं यहां पर मान के चलिए, एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 2x³ + 4x² + 3x एंड +1। तो यहां पर मेरा वेरिएबल है x और इसकी हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, वो इसकी डिग्री होगी 3। तो यानी किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, तो हम एक से ज्यादा वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल की बात यहां पर अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो और जो टर्म आपके पास है उसमें जो अगर मान के चलो 2 वेरिएबल है, एग्जांपल के लिए x y, तो उन दोनों की पावर को ऐड करो और फिर देखो क्या वो सबसे ज्यादा है, तो देन वो उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के चलो x² y² + 3xy + 1। तो यहां पर इसकी पावर 2 और 1, तो टोटल कितना हुआ 3, यहां पर कितना हुआ 5, यहां पर कितना हुआ 2, तो हाईएस्ट कितना हुआ 5, तो इसकी डिग्री 5 कहलाएगी। ठीक है, हालांकि इसके बारे में आपको जानने की अभी कोई खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया है। ठीक है, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, यानी आपके जो भी पॉलिनोमियल मिलेगी उसमें केवल और केवल एक ही वेरिएबल यूज होगा। ठीक है, चाहे x हो, y हो, s हो, t हो, एक वेरिएबल यूज होगा। आगे, द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड।
यानी सबसे पहले बात करते हैं ये जीरो पॉलिनोमियल होती क्या है। देखो, अगर आपकी जो पॉलिनोमियल है यानी आपको पी एक्स इक्व टू जीरो ये लिखा हुआ है तो ये एक जीरो पॉलिनोमियल है और इसकी जिगरी जो डिग्री है, जिगरी कह रहा हूं, डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड क्यों होती है? देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से या इसको मल्टीप्लाई करूं एक्स क्यूब से या इसको मल्टीप्लाई करूं एक्स की पावर 4 से, जीरो ही आएगा। हर कंडीशन में मेरा क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है ना। अब अगर जीरो आएगा तो क्या हम इसकी डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं? इसकी डिग्री क्या होगी? नहीं डिफाइन कर सकते। इसी वजह से जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ये पूरा नहीं लिखा गया है, इज जीरो। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। यानी यहां पर क्या है, मतलब अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जैसे 3 या आपके पास पॉलिनोमियल है -5, तो ऐसी पॉलिनोमियल को जीरो को छोड़कर अगर कोई भी रियल नंबर यहां पर लिखा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान रखिएगा, जीरो को छोड़कर अगर कोई भी रियल नंबर यहां पर लिखा हो तो हम उसे बोलते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर वो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होती है? तो उसकी डिग्री होती है जीरो। कैसे? देखो, अगर मैं 3 को एक्स की पावर जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो तब भी ये 3 आएगा। इसको एक्स की पावर जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी -5 ही आएगा। कारण क्या है? अगर किसी की भी पावर जीरो हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? उसकी वैल्यू 1 होती है। इस वजह से भाई एक्स की पावर जीरो की वैल्यू 1, 3 की मल्टीप्लाई अगर आप 1 में करोगे क्या आएगा? 3। ऐसे ही एक्स की पावर जीरो की वैल्यू 1, -5 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे -5। इसी वजह से यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी बन रही है? जीरो। इसीलिए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? जीरो। और वहीं पर जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके और इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा है पॉलिनोमियल ऑफ, एक सेकेंड, 1 सेकेंड। अब है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल के जो टाइप्स हैं वो कितने होते हैं। तो देखिए, पहला होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। यानी अगर आपकी जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है तो हम उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लाइक दिस, x+1 y 2y और 3s+2 एटसेट्रा। अगर आप इनमें से किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को अगर आप चेक करोगे तो सबकी डिग्री क्या है? 1। यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। तो जब किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री 1 हो तो उस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जैसे नॉर्मली x² y² + 2 या s² + 3 या 3s² + 3 एटसेट्रा। ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 3 हो, जिसकी डिग्री क्या हो? 3 हो। तो यहां पर जैसे x³ + 3x² + 4x + 1, तो यहां पर डिग्री क्या है? 3। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 3 हो, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो। ठीक है, यानी अगर आपके पास लिखा हुआ है x³ + x² + 1, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी डिग्री कितनी है? 4 है। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे।
हाँ जी, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब हम बात लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की करते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इनके लिए हमें टर्म से कोई मतलब नहीं है। इसमें एक टर्म हो, दो टर्म हो, 10 टर्म हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर हम केवल और केवल डिग्री चेक करते हैं। तो पोलिनोमियल की यानी हाईएस्ट पावर को चेक करते हैं, उसी से डिफाइन करते हैं कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या फिर क्यूबिक है, या फिर वो बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो आपको लिखा हुआ है शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो ये लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। अब अगला है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स की टाइप्स। एक सेकेंड। चलो, तो हम अगर टर्म्स के बेसिस पर देखें तो हमारी सबसे पहले वाली जो पॉलिनोमियल है वो है मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल। अब मोनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल होती है भैया? जिसके अंदर एक टर्म हो। ध्यान रखिएगा, एक टर्म। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो डिग्री के बेसिस पर पढ़ रहे थे, अब हम टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल को पढ़ रहे हैं। तो टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल क्या होती है? तो टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल का मतलब है, जैसे मान के चलो मैं लिख दूं 2x या 3 या 4y, ठीक है ना, समथिंग। इनमें सब में एक एक टर्म है। अगर एक एक टर्म है तो ये मोनोमियल है। फिर इसके बाद हमारी आती है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल का मतलब एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी जिसमें केवल कितनी टर्म होती हैं? दो टर्म होती हैं। यानी जैसे 2x+1, x+3 एटसेट्रा। यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी एक टर्म, दो टर्म, एक टर्म, दो टर्म। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो यहां पर हो गई हमारी दो दो टर्म, तो इसलिए ये कौन सी पॉलिनोमियल है? बाइनोमियल। इसके बाद आती है हमारी ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या है? देखिए, ट्राइनोमियल की बात करें तो इसमें हमारे पास होती है तीन टर्म, जैसे 2x² + 3x और +1। यहां पर कितनी टर्म है? तीन टर्म है, क्योंकि एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। अब अगर इसमें तीन टर्म है तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है? ट्राइनोमियल। ठीक है ना? यानी टर्म के बेसिस पर हम इनको तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है अगर x - a पॉलिनोमियल px का फैक्टर है तो यानी pa की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। मान के चलिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है, दैट इज x - 2। ये एक पॉलिनोमियल है। हमने कहा भाई या एक सेकेंड, ठीक है जी। हमारे पास px क्या है? x² - 3x + 2। मैंने कहा x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। हमें ये पता है कि जो x - 1 है वो px का क्या है? एक फैक्टर है, बोला हुआ है उसने। तो p1 क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि होगा या नहीं होगा। हमने 1 की स्क्वायर करी, 3 × 1 किया और +2 किया, तो 1 - 3 + 2 क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि 2 + 1 3, 3 - 3 0। यानी जब कभी भी वो आपको फैक्टर बताए तो यहां से आप x की वैल्यू को फाइंड करें और उसको अगर आप पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, इसका जो भाई वाइस वर्सा है वो भी ऐसे ही है। कह रहा है कि अगर वो 0 है तो x - a इसका क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। यानी आपने 1 पुट करके देखा, 0 आ गया, तो आप कहेंगे कि x - 1 इसका क्या है? फैक्टर है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। ये आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी जरूरत यहां पर भी यानी क्लास 10th में भी आपको पढ़ने वाली है। नेक्स्ट, यहां पर मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात की है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो जीरोस होते हैं। अब व्हाट आर द जीरोस? चलिए देख लेते हैं।
द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। यानी मान के चलो आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, आपने उस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया, उस पॉलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर टच या जितनी जगह पर इंटरसेक्ट किया उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। जैसे मान के चलिए आपने एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया और वो इस तरीके से आया, ठीक है, आपको पता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस, तो इसने इसको 1 2 3 जगह पर इंटरसेक्ट किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 3 होंगे। ओके, अगला, ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी समथिंग लाइक दिस, ये हो, यानी लीनियर होनी चाहिए, यानी उसकी जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू लीनियर इक्वेशन। यानी अगर आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे उससे एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, और वो पैरेलल होगी या तो एक्स एक्सिस के या फिर वाई एक्सिस के। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला। यानी अगर आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो उसका ग्राफ एक पैराबोला होता है। कैसा होता है, पैराबोला, बता देते हैं। देखिए पैराबोला इस तरह से होता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे समथिंग यू की शेप में होता है वो, ठीक है ना, उल्टा सीधा दोनों हो सकता है। अगर इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, और अगर इसका मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कब जो पैराबोला है वो अपवर्ड होगा और कब डाउनवर्ड होगा, ये डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट पर। यानी अगर आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 से बड़ा है तो ये अपवर्ड पैराबोला बनाएगा, और अगर आपका एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 0 से छोटा है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, सिंपल। ये बात मैंने यहां पर लिखी हुई भी है, a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। ये कंडीशन इसी के लिए लिखी हुई है क्योंकि व्हाट इज a इज अ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो डिसाइड करेगा कि पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड। यानी अगर वो 0 से बड़ा है तो अपवर्ड, और अगर वो 0 से छोटा है तो डाउनवर्ड। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव ऑलमोस्ट n जीरोस। किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है उससे हमें यह पता चल जाता है कि उसके कितने जीरोस, अधिकतम कितने जीरोस होने वाले हैं। अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो उसके अधिकतम 4 जीरोस होंगे, ठीक है। अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस होंगे। अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस होंगे, 2 से ज्यादा उसके जीरोस नहीं होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। प्लीज इसको नोट डाउन कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और अगर आप इनको एक बार अच्छे से कर लेंगे यानी इनको लिख लेंगे तो आप लोगों के जो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है ना, और स्पेशली इस पर तो क्वेश्चन बनता है, अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला पे तो क्वेश्चन बनता है। स्ट्रेट लाइन पर क्वेश्चन अब तक एक बार बन चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा स्ट्रेट लाइन पर कि भाई लीनियर जो पॉलिनोमियल होती है उसका ग्राफ क्या होता है, तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। और पैराबोला पर भी क्वेश्चन बन चुका है और इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज इनको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए ताकि अगर ये एग्जाम में आए तो आप इनको छोड़कर ना आए। तो इसलिए फटाफट पहले इनको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे से हटता हूं, ठीक है ना, और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी एक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं और जो कॉफिशिएंट होते हैं उनमें क्या रिलेशनशिप होती है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि आपका जो इस बार जो सिलेबस में है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो सेम इस शेप भाई कंडीशन में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बट ये ध्यान रखिएगा कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा तो ये जो आपकी बची हुई पॉलिनोमियल है ये आपकी लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी, ना कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगी। ठीक है, तो इस वजह से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
आपकी इसमें बी जीरो हो जाए, सी जीरो हो जाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, यहां पर सम ऑफ जीरोस का मतलब है माइनस बी बाई ए। यही बात हमें आगे जाके इस रिलेशनशिप में प्रूव करनी पड़ती है कि हाँ ये दोनों इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके दो जीरोस निकल के आते हैं। ठीक है। अगर आप उनको प्लस करें तो वही वैल्यू आएगी जो आप x के कॉफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से डिवाइड करने पर आती है। यानी यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट दैट मीन्स यहां पर अगर जो हमसे वो प्रूव करने के लिए बोलेगा वो बोलेगा सम ऑफ जीरोज, यानी हमें जीरोज को सम करके देखना है और फिर एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को एक्स के कॉफिशिएंट से डिवाइड करने पर जो आएगा वो सेम आ जाएगा। अगर वो सेम आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जब हम दोनों जीरोज की प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा। अगर ये सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो जीरोज फाइंड किए हैं वो बिल्कुल सही है। अगर आपने ऐसा नहीं कर पाए, यानी ये बराबर नहीं आ पाए, तो इसका मतलब आपने जो जीरोज फाइंड किए हैं वो गलत हैं। ठीक है। चलिए अब इस रिलेशनशिप वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये भी बात आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम में आपका इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए इसको पक्का करना वैसे भी जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज इसको पक्का जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैंने कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपके डाले हैं, 4-5 क्वेश्चन डाले हैं, सब डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है ना। जिस तरह के पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं या आ चुके हैं, ठीक है ना, उसी पर बेस्ड मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि आप लोग अगर इस तरह के सारे क्वेश्चन एक बार आपकी आंखों के आगे से निकल जाएंगे ना, तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। यहां पर हमें दिखाया गया है, हमें पॉलिनोमियल दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहला हमारा काम है, हमने लेट किया, लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखी। अब हमें करना क्या है, हमें इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म आप स्प्लिट करना अच्छे से जानते हैं, तो ये हो जाएगा -4x प्लस 2x और -8। अब हम कॉमन लेंगे, नाउ हमारे फैक्टर आ गए ये। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, चाहे ये है चाहे ये है चाहे और कोई भी है, सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें उसके फैक्टर निकालने हैं। फिर अब हम निकालेंगे इसके जीरोज। जीरोज के लिए हमें करना क्या है, पी एक्स को जीरो के इक्वल रखना है। दैट मीन्स x माइनस 4 जीरो के इक्वल होगा और x प्लस 2 भी जीरो के इक्वल होगा। x की वैल्यू यहां पर 4 और यहां पर -2। ये जो आपकी दो वैल्यू आई हैं 4 और -2, ये आपके इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं बेटा। ठीक है, इन्हीं दो वैल्यूज को जीरोज कहा जाता है। इनको जीरोज कहने के पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि जब भी आप 4 को इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। चाहो तो आप चेक करो, 4 को मैं अगर एक्स स्क्वायर की जगह रखूं तो 16 और 4 2 जा 8, -8 -8 -16 और ये +16। जब 16 -16 करेंगे जीरो आएगा। ऐसे ही जब आप x की जगह पर -2 पुट करोगे तब भी इसकी वैल्यू, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो आएगी। और अगर वो जीरो आ रही है तो इसका मतलब ये उसका जीरोज है। ठीक है, इसीलिए इनका नाम जीरोज रखा गया है। ओके, चलिए अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करने, इसके लिए सबसे पहले हमने निकाला सम ऑफ जीरोज।
तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 4 प्लस -2, तो 4 - 2 दैट इज 2। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय, नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी -b/a। तो ये आ जाएगा हमारा -(-2/1)। तो ये आ गया 2। देखिए दोनों सेम आ रहे हैं भाई, दोनों की वैल्यू 2 2 आ रही है। तो नाउ हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज क्या हो जाएगा भाई, 4 और -2, 4 इंटू -2 दैट इज -8। अब भाई हमें जो कॉफिशिएंट है उसके हिसाब से कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय तो कांस्टेंट टर्म हमारी यहां पर क्या है, -8 और डिवाइड बाय 1। देखिए सेम आ गए, ठीक है। और ये कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी हमारा ये इक्वल आ चुका है किसके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि c/a के। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, यानी रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर दी है कि भाई सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा c/a के इक्वल है। ठीक है, क्लियर हुआ, डन। चलिए, हो आप यहीं रहो भाई, आप क्यों जा रहे हो। हम्म, गलत ले रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। हमने फिर सेकंड पार्ट, पी एक्स इक्वल्स टू 6x² -7x और -3। इस क्वेश्चन में बस एक छोटा सा बदलाव है कि इसने जो हमारी टर्म मिडिल टर्म है उसे लास्ट में कर रखा है, तो हम इसे पहले मिडिल में लेके आएंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसे पीछे लेके जाएंगे। अब करने का तरीका सेम रहेगा, 6 3 जा 18 और इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि 7 आ जाए, तो 9 2 जा 18, 3x कॉमन, 2x + 3 -1, 2x + 3, नाउ 2x + 3 और 3x - 1, ये तो हमारे हो गए फैक्टर। तो यहां पर 4 जीरोस, पी एक्स को क्या करना पड़ेगा, जीरो के इक्वल लिखना पड़ेगा। तो 2x + 3 = 0, 3x - 1 = 0, 2x = -3 और x = -3/2। अगेन 3x = 1 और x = 1/3। तो ये जो दो निकल के आए हैं ये हमारे क्या निकल के आए हैं, जीरोस निकल के आए हैं। अब हम इन जीरो से रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हमने निकाला सम ऑफ जीरोस, तो दैट इज -3/2 + 1/3। इसका एलसीएम लेंगे 6, -9 + 2 दैट इज -7/6। और -b/a के अकॉर्डिंग क्या आएगा, माइनस, और हमारा जो था दैट इज, और a है हमारा 6। कुछ गलत आ रहा है भाई, 2x + 3, 3x -3, 3 3 जा 9, तो ठीक आ रहा है। अच्छा, यहाँ गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पर गड़बड़ कर दी।
एक सेकेंड, बराबर नहीं आया ना, देखो हमें एकदम क्लियर हो गया कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है। कैसे बताते हैं, सॉरी, ये हो गया 6x² माइनस 9x प्लस 2x और माइनस 3, ये था। तो 3x, 2x माइनस 3 प्लस 1 और 2x माइनस 3, दैट इज 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। तो ये आ जाएगा अब आपका 2x माइनस 3 इक्वस टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वस टू 0। तो 2x इक्वस टू 3 और x इक्वस टू 3/2 और 3x इक्वस टू -1 और x इक्वस टू -1/3। ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और तो ये आ जाएगा आपका 3/2 -1/3, दैट इज 9 माइनस 2/3 और दैट इज सॉरी 6, दैट इज 7/6। अब बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसको करेंगे तो ये भी 7/6 ओके आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल -1/2। अब C/A के अकॉर्डिंग देखें, -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। तो यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू C/A। ठीक है, तो अब आपको ये तो इतना क्लियर हो गया होगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, आपको अपने जीरोज फाइंड करने हैं और फिर देन ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहां पर एक गलती करी जिसकी वजह से मेरा जो ये दोनों थे ये दोनों सेम नहीं आ रहे थे। अगर आपके भी ये दोनों सेम नहीं आए तो आप समझ जाए कि आपने पीछे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती जीरोस निकालने में की है, तो तुरंत उसको चेक कर लें और उसको करेक्ट करें। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसको फटाफट अब आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, उम्मीद है आप जल्दी फटाफट करेंगे इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहां पर मैंने दो फिर और पार्ट लिए हैं। क्या है वो कि 4u² प्लस 8u और t² -50। देखो, जब हमारे पास क्यूबिक सॉरी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसमें तीनों टर्म गिवन हो तो मिडिल टर्म स्प्लिट लगा लेते हैं, लेकिन हमारे पास अगर दो दो टर्म हो तब क्या करना है। अब यहां पर एक चीज को आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हमने लेट किया PU इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। अगर आपकी कांस्टेंट टर्म गायब है, क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन है, तो आपको फैक्टर करने के लिए बस सिंपल इसमें से कॉमन लेना होता है और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, क्या करना है, केवल कॉमन लेना है और कुछ नहीं करना है। ये आपके फैक्टर हो गए। फिर 4 zeros, PU इक्वल्स टू 0, तो 4u इक्वल्स टू 0, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो u की वैल्यू आ गई 0 और u की वैल्यू आ गई -2। अब सम ऑफ जीरोज, 0 प्लस -2 दैट इज -2। इसके बाद -b/a निकालें तो क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, -8/4, 4 2 जा 8 -2, दैट मीन्स सम ऑफ zeros is equals to -b/a। now product of zeros, that is क्या हो जाएगा भाई 0 इंटू -2, तो क्या आ जाएगा 0 और c/a क्या आएगा, c तो मेरा 0 है और a मेरा 4 है, तो ये भी क्या आएगा 0। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a। हो गया वेरीफाई, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोज भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी। बस ये ध्यान रखना है, अगर कांस्टेंट टर्म गायब है तो कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको यूज नहीं करना है, केवल कॉमन लेना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, अब यहां पर आप देखेंगे मिडिल टर्म गायब है,
कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर वाली, यानी जो आपकी दो पावर वाली जो टर्म है वो गिवन है। अब आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 50। हमें सबसे पहले हमने क्या किया भाई, यहां पर पी टी को टी स्क्वायर माइनस 50। यहां पर जब कभी भी मिडिल टर्म गायब हो, कांस्टेंट टर्म और पहली वाली टर्म गिवन हो, आपको यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी है। तो टी स्क्वायर हो गया और इसको लिख लिया हमने √15 की स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर हम लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। डन। बहुत ही आसान सा है टॉपिक। अब इसके बाद फिर 4 zeros, पी टी इक्वल टू 0, टी माइनस √15 इक्वल टू 0 और टी प्लस √15 इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू √15 और टी इज इक्वल टू माइनस √15। ठीक है, तो अब टी की वैल्यू आ चुके हैं, यानी आपके जीरोज आ चुके हैं। अब सम ऑफ जीरोज, ये आ जाएगा हमारा √15 प्लस माइनस √15। तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, और माइनस बी बाय ए के हिसाब से तो बी तो है ही नहीं, और ए कितना है मेरा 1, तो ये 0। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या हो जाएगा, √15 इंटू माइनस √15, दैट इज -15। अब c बाय ए के अकॉर्डिंग देखें तो -15/1, तो ये आ जाएगा -15। दैट मीन्स तो ये भी हमने इसका जो रिलेशनशिप थी उसको भी वेरीफाई कर दिया। अब ये दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, दूसरे वाले में टर्म्स को आगे पीछे किया हुआ था, तीसरी में जो तीसरी मैंने इक्वेशन ली है उसमें आपकी कांस्टेंट टर्म गायब है, चौथी वाली में मिडिल टर्म गायब है। ठीक है ना, तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक है ना, और टाइम नहीं लगाना है, पॉज करो वीडियो को और फटाफट नोट डाउन कर दो। नेक्स्ट नेक्स्ट है √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। अब ये रूट वाला है। ठीक है, करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, तो ये आ जाएगा 4 × 3 यानी 12। मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जिनको प्लस करें तो 8 आए। ठीक है, तो आपने कहा 6 2 जा 12 और 6 + 2 इज इक्वल टू 8। चलिए, √3x² माइनस 6x माइनस 2x और प्लस 4√3, ये हमारे पास। चलिए, अब यहां पर कॉमन क्या आएगा, देखिए √3x² को हम लिख लेंगे √3x × x और 6x को हम लिखेंगे 2 × 3 × x। अब आपको पता है 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। तो हमारा कॉमन क्या आ गया, √3x कॉमन, तो यहां से हमने √3x कॉमन लिया, तो ये हमारा बचा ऊपर x और नीचे बचा 2√3। यहां पर हमने 2 कॉमन लिया तो 2 - 2√3, नॉट सॉरी x लिख दिया। ठीक है जी, इसके फैक्टर हो गए x - 2√3 और √3x - 2। अब 4 zeros, क्या करेंगे हम, पी एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x - 2√3 = 0 और √3x - 2 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर आती है 2√3, यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी x की वैल्यू 2/√3।
तो हमारे दो जीरोज फाइंड हो चुके हैं, दोनों जीरोज हमारे निकल के आ चुके हैं। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई कर, सम ऑफ जीरोज 2√3 प्लस 2/√3, तो ये आ जाएगा कितना 6 प्लस 2 डिवाइड बाय √3। एलसीएम लिया है, एलसीएम लेंगे तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 8/√3। अब हम माइनस बी बाई ए की कंडीशन से वैल्यू निकालें, तो माइनस बी क्या होगा और a√3, तो 8/√3, दैट मीन्स sum of zeros is equals to minus b by a. Now प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो 2√3 मल्टीप्लाई बाय 2×2 = 4, और c बाय ए क्या हो जाएगा, c की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके हिसाब से 4√3 और डिवाइड बाय √3। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c बाय ए। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल हो गया, c बाय ए के। तो हमारे यहां पर जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से वेरीफाई हो गई है। और अब की बार जो मैंने आप लोगों के लिए भाई पॉलिनोमियल ली वो रूट के साथ ली है, ताकि आप लोगों को इस तरह की अगर पॉलिनोमियल आ जाए तो उसे भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो फटाफट इसको कर लीजिए नोट डाउन, एंड देन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमने जो क्वेश्चन लिया है बेटा वो है, यहां पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये मैंने आप लोगों के लिए टोटल 5 फॉर्मूले लिखे हैं। ये 5 फॉर्मूले आप लोग अपनी पहले कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इनकी जरूरत अब आपको पढ़ने वाली है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, फटाफट इनको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे आपका क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। वो अब आप खुद से इसकी वैल्यू फाइंड करा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपनी पॉलिनोमियल को लिखिए। सबसे पहले काम है हमारा पॉलिनोमियल, तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। उसने पहले ही कहा है अल्फा बीटा आर द जीरोज, अल्फा बीटा इसके जीरोज है। तो सबसे पहले जब भी इस तरह की वैल्यू फाइंड करवाए तो आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड कर लें। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय ए, तो यानी माइनस 1/1 दैट इज 1। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाय ए माइनस 4/1 यानी -4। सबसे पहला काम ये है। उसके बाद जो आपसे वैल्यू पूछी है वो निकाल, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और माइनस अल्फा बीटा। इसकी कंडीशन अभी आपने फॉर्मूले लिखे होंगे ना, चेक करो उसमें। मैंने इसको बताया है ये होता है अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, कुछ नहीं किया है, एलसीएम लिया है, और माइनस अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, अल्फा इंटा बीटा की वैल्यू -4, और यहां पर अगेन -4, तो -1/4 प्लस 4 आ जाएगा -1 + 16/4 दैट इज 15/4। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो गया हो। तो सिंपली अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है, और फिर जो वैल्यू वो फाइंड करने के लिए आपसे बोल रहा है उस वैल्यू को सॉल्व करके और उसके अंदर ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है। आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए।
उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो फटाफट इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैंने लिया आपके लिए। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 11x-4। यानी आपको पहले ही बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 11x-4। अब सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी -b/a -11/3। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a -4/3। पहला सबसे पहला काम हमारा ये है, अगर कोई भी वैल्यू पूछ रहा है अल्फा बीटा वाली कंडीशन में तो सबसे पहले ये निकाल। अब जो उसने पूछा है वो लिख। देखिए यहां पर एलसीएम लेंगे तो होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू ये जो ऊपर मैंने लिखा है इसकी वैल्यू मैंने आपको लिखवा रखी है, दैट इज फॉर्मूला लिखवाया था अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला यही है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा -11/3 होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा -4/3 अगेन -4/3। तो 121/9 प्लस 8/3 -4/3। नाउ ऊपर एलसीएम 9 121 प्लस 24 और मल्टीप्लाई बाय 3 -4, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल। 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 145/12। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपली सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को फाइंड किया, फिर अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा का एलसीएम लिया, तो इनका एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा में अल्फा स्क्वायर, बीटा की मल्टीप्लाई बीटा में बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हमने इसको सॉल्व कर दिया, जस्ट वैल्यू पुट किया और सॉल्व किया और कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट, अगला है हमारा टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये थोड़ा सा हाँ जी, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है कि हम कैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाते हैं। देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है k(x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेयर k इज रियल। यानी यहां पर हमने सिंपली क्या किया है, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो हमने जो सम ऑफ जीरोस है, यानी जो भी आपके जीरोस है उनका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यहां पर हमें सब्सटीट्यूट करना है और अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास दो जीरोस गिवन है तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके जीरोस सेम हो। ठीक है, वो जीरोस कौन सी हो सकती हैं, वो सॉरी वो पॉलिनोमियल कौन सी हो सकती हैं। मान के चलो आपके पास एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है जिसके जीरोस कुछ भी हैं, ए अल्फा और बीटा है। आप उस पॉलिनोमियल को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जो दूसरी पॉलिनोमियल आएगी उसके भी जीरोस वो ही रहेंगे। फिर किसी और रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो उसके भी जीरोस सेम आएंगे। फिर किसी और भाई रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो उसके भी जीरोस सेम आएंगे। इसीलिए यहां पर हमने बताया है कि इसलिए हमने बाहर लिया है कि किसी भी रियल नंबर से किसी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने पर जो दूसरी पॉलिनोमियल आएगी उसके जीरोस सेम रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज द भाई फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख देते हैं, अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं, ठीक है, अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं तो। ठीक है, चलो कह रहा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 + √2 और 3 - √2। यानी यहां पर आपको अल्फा क्या दिया है 3 + √2 और बीटा क्या दिया है
3 माइनस रूट, ये लेट किया हमने। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट, ये कैंसिल, यानी 3 प्लस 3 6। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2, तो 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, 9 माइनस 2 यानी 7। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा वेयर के इज रियल। तो इस हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 और वेयर के इज रियल। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो उसने मुझसे केवल एक पूछी है, उसने मुझसे सारी नहीं पूछी है, केवल एक पूछी है, तो एक लिख देते हैं। तो वो क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 7, ये थोड़ा सा, ठीक है, प्लस 7, ठीक है। तो यहां पर बस डन। तो सिंपल, एक पूछी है तो हमने एक लिख दिया, लेकिन अगर वो एक से ज्यादा भी पूछेगा तो हमारे पास ऑप्शन है, इस पॉलिनोमियल को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते रहो। आप 10 रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 अलग अलग पॉलिनोमियल आएंगी और सबके जीरो सेम रहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज, ये ऑफ नहीं है यहां पर, ये एंड है, एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -1 एंड -20 रेस्पेक्टिवली। तो चलिए, यानी अब की बार हमें लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ that means alpha plus beta is -1 and alpha into beta is -20. Quadratic polynomial. तो ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -20 और वेयर के इज रियल, ठीक है बेटा। नाउ भाई हमें और तो कुछ करना ही नहीं है, हमसे उसने एक पूछी है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? बस जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको लिख दो, ठीक है ना। ओके, उम्मीद है क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। पहले वाले क्वेश्चन में हमें अल्फा और बीटा यानी जीरोज अलग अलग दिए थे, अब की बार उसने हमें अलग अलग जीरोज ना देके डायरेक्टली सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया है, तो हमें इनको जोड़ना और मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा। तो जैसे ही अब हमने इनको डायरेक्ट वैल्यू थी तो डायरेक्ट वैल्यू हमने क्या किया, खाली फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दिया और हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो बनकर आ गई है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर -7x -3 देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा।
यानी वो क्या कह रहा है, ये आपके पास एक क्या है भाई, ठीक है, लेट पी एक्स इक्वल्स टू6x² -7x और -3, ये दिखा रखा है। और अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो वो आ जाएगा -b/a, दैट इज -7/6, तो दैट इज 7/6। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, कह रहा है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है, हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके जीरोज 2 अल्फा एंड 2 बीटा है। चलिए अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, तो दैट इज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 7/6, 2 3 जा 6, 7/3। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 4 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा -1/2, 2 2 जा 4 -2। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फा एंड 2 बीटा, तो क्या होगा भाई इसके अगर 2 अल्फा और 2 बीटा जीरोस हैं तो भाई सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा 7/3x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2, और वेयर k इज रियल। नाउ k/3 3x² -7x -6। फिर वही हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, तो जो ब्रैकेट के अंदर है बस उसे लिख, तो वो हो जाएगा हमारा 3x² -7x और -6। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यानी इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि वो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा और उससे कहेगा कि इसके जीरोस के दुगने तिगुने कुछ भी लिख के दे देगा, यहाँ पे ऐसे जैसे इसमें 2 अल्फा 2 बीटा दिया है, वहां पर कोई भी कंडीशन दे देगा, तो तब उस कंडीशन में आपको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसमें वो जो वैल्यू ऊपर निकाली है वो सब्सटीट्यूट करनी है, एंड देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाकर उसमें वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है। ठीक है, आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो फॉर्म होकर आ जाएगी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा सा उन पे विचार विमर्श कर लेते हैं। कह रहा है इफ 1 इज 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी आपसे कह रहा है इस पॉलिनोमियल का 1 एक जीरो है। जब कभी भी आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दे दे और आपसे यहां पर ए के टी कुछ भी वैल्यू फाइंड कराए, आपको सिंपली 1 को यहां पर सब्सटीट्यूट करना है और इक्वल टू रखना है 0। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं करना है। तो पी एक्स इक्वल्स टू ax² -3 a -1x और -1। ठीक है,
तो ये क्या आ जाएगा बताइए। तो यहां पर P1 किसके इक्वल होगा, 0 के। ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर जो 0 का मतलब ही क्या होता है कि अगर हम x की जगह पर उस 0 की वैल्यू को पुट कर दें तो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो चलिए A1 P A माइनस 1 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये तो A माइनस 3A प्लस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस 2A प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 2A इक्वल्स टू -2 और A इज इक्वल्स टू -2 बाई -2, 2 1 जा 2। तो A की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया हो। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर कभी भी आपको एक जीरो दे दे और आपकी पॉलिनोमियल में उसने कोई भाई वेरिएबल यूज कर रखा है अलग से, जैसे यहां पर दे रखा है ए, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, उस जीरो की जो वैल्यू है उसको एक्स की जगह पर पुट करके बराबर में क्या रखना है, जीरो रखना है। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ वन जीरो ऑफ पी एक्स इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब कह रहा है कि अगर ए इस पॉलिनोमियल के जो दो जीरोज हैं उसमें से एक दूसरे का नेगेटिव है। ठीक है, चलिए, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of px equals to 4x square minus 8k square minus 40kx और -9। ठीक है, ये है। चलिए, तो अगर ये दे रखा है और उन्होंने क्या कहा है, एक दूसरे का, और यानी हमें गिवन क्या है, गिवन हमें यह है कि अल्फा क्या है, माइनस बीटा के इक्वल। ओके, चलिए, हमें ये पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा की वैल्यू -b, यानी ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू -b/a, और a इसके साथ जाएगा यानी -b की वैल्यू 0। यहां के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये है मेरा -b, यानी -8k² प्लस 40k माइनस इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 8k² माइनस 40k इक्वल्स टू 0। 8k कॉमन। ठीक है, नाउ 8k इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो k इज इक्वल्स टू 0 एंड k इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये हमारी k की वैल्यू निकल कर आ चुकी है, बहुत ही आसानी के साथ आ जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी वो एक दूसरे का नेगेटिव बताए तो आपको सम ऑफ जीरोस लेकर चलना होता है, और अगर वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल बताए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेकर चलना होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो प्लीज क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 68x प्लस 6k इज रेसिप्रोकल। देखिए, जैसे मैंने बताया रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करते हैं। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। के स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 68x प्लस 6k, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ पी एक्स। ठीक है, और कंडीशन है अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। 1/बीटा इंटू बीटा, c की वैल्यू कितनी है 6k और a की वैल्यू कितनी है के स्क्वायर प्लस के, बीटा से बीटा कैंसिल, और के स्क्वायर प्लस के की मल्टीप्लाई इधर हो गई है इक्वल्स टू 6k। नाउ के स्क्वायर प्लस के माइनस 6k इक्वल्स टू 0। अब के स्क्वायर माइनस 5k इक्वल्स टू 0, तो k कॉमन ले लिया, k माइनस 5 इक्वल्स टू 0।
अब k माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई 5 और k इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 5। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर मैं यहां k की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहां पर अगर हम रखेंगे 0 की स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस 0, यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में सोचेंगे कि उसमें भी 0 आया था, उसमें तो आपने करा नहीं, देख लो उसमें भी देखो थोड़ा। अगर मैं यहां पर 0 पुट करूं, क्या एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म में के है ही नहीं, उसमें मेरा 0 नहीं हो रहा, तो इसलिए मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं के की वैल्यू यहां 0 पुट करूं तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 हो रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। इसलिए इसका आंसर के इक्वल्स टू 5 हो। उम्मीद है क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आसानी से समझ में आ गया है तो प्लीज क्वेश्चन को अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर लीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करने का प्रयास किया है, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया है कि आप लोगों को ये सब क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ही वीडियो को लाइक करिएगा, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक मत करिएगा। और हां, अगर आपको कोई कमी नजर आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।